क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद अब बारी है कहीं ना कहीं राउंड 2 की शुरुआत करने की और उसकी कवरेज भी अब आपके साथ हम शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी आर्टिकल्स के थ्रू लगातार जो क्रिकेट वर्ल्ड कप राउंड 2 है उसकी कवरेज हमने स्टार्ट कर दी है, लेकिन अब वीडियोस के थ्रू भी आपके सामने हम अब शुरू करते हैं। ये राउंड होने वाला है कनाडा, स्कॉटलैंड और यूएई के बीच में होगा। ये यूएई में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इसके सारे गेम्स खेले जाने हैं। सुबह 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये सारे मैचेस खेले जाएंगे। 6 मैचेस इस राउंड में होंगे, जैसे कि हर राउंड में होते हैं। जो अभी राउंड 1 कंप्लीट हुआ उसमें भी हुआ। इस राउंड की बात करें तो कंप्लीट सीरीज प्रीव्यू लेके साथ हम यहाँ पर हाजिर हैं। उसके बाद जब एक एक मैच हो जाएंगे तो उसके बाद हम सब पर अलग अलग मैचेस के मैच प्रीव्यूज लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। पहले एक आध बार देख लें इन टीमों को खेलते हुए, किस तरह से खेल रहे हैं, पिच कैसे बिहेव कर रही है वगैरह वगैरह, उसको आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। शुरुआत सबसे पहले करना चाहूंगा मैं हेड टू हेड से। हेड टू हेड अगर जानने की आप कोशिश करें कि इन तीन टीमों के बीच में हेड टू हेड का क्या माजरा है, तो उसके बारे में आपके पास कुछ स्टैट्स हैं? जरूर। देखिए, अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें यूएई के खिलाफ तो 13 मैचेस स्कॉटलैंड ने खेले हैं, 9 में जीत मिली, 4 में स्कॉटलैंड को हार मिली है। वहीं कनाडा के खिलाफ जो स्कॉटलैंड का रिकॉर्ड है वो 9 मैचेस स्कॉटलैंड ने खेले हैं, जिसमें कि 7 में स्कॉटलैंड को जीत मिली है और 2 मैचेस में स्कॉटलैंड को हार नसीब। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम देखें तो स्कॉटलैंड का जो है दोनों ही टीमों के खिलाफ एक बेहतरीन डिफरेंस है, अच्छा खासा डोमिनेट यहाँ नजर आ रहा है। 13 में 9 यूएई के खिलाफ है और 9 में 7 कनाडा के खिलाफ यहाँ पर है। तो स्कॉटलैंड का जो हेड टू हेड का मामला है वो यूएई और कनाडा से काफी बेहतर है। अब देखना होगा कि इस राउंड में यूएई और कनाडा किस तरह से इस डिफरेंस को पाटने की कोशिश कर पाते हैं। अब चलते हैं यूएई की तरफ। एंड यूएई का अगर दोनों टीमों के साथ जानने की कोशिश करें हेड टू हेड में क्या हाल है, तो बिल्कुल देखिए उसका आप करते हैं। अगर हम यूएई की बात करें स्कॉटलैंड के खिलाफ तो 13 में से 4 में सिर्फ जीत मिली यूएई को और 9 में हार। वहीं कनाडा के खिलाफ सिर्फ एक ही बार भिड़े हैं यूएई और कनाडा ओडीआई फॉर्मेट में और एक बार यूएई को जीत नसीब। बिल्कुल, और वहीं पर अब बात करें तीसरे टीम की, कनाडा के बारे में बात करें तो कनाडा का जो हाल है वो किस तरीके का है स्कॉटलैंड यूएई के खिलाफ, वो जरूर बताइए। जरूर। कनाडा का जो स्कॉटलैंड के खिलाफ है 9 मैचेस, 2 में हार मिली, जीत मिली कनाडा को और 7 मैचों में हार मिली है। वहीं यूएई के खिलाफ जैसा हमने बताया एक ही मैच हुआ है और एक मैच में कनाडा को हार मिली। बिल्कुल, तो ये बात हो गई हेड टू हेड की कि ओडीआई में जब ये तीनों टीमें आपस में भिड़ी है तो हेड टू हेड में किनका क्या यहाँ पर हाल है। तो स्कॉटलैंड काफी मार्जिन से दोनों टीमों से आगे रहा है, लेकिन देखना है कि यूएई और कनाडा कितना बेहतर कर पाती है स्कॉटलैंड के सामने। और यूएई तो खास करके अपने कंडीशंस में, और कनाडा ओडीआई स्टेटस मिलने के बाद पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 यहाँ पर खेलने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है इस पर भी नजर रहेगी। अब अगला जो पॉइंट यहाँ पर हमारा रहने वाला है वो है तीनों टीमों से रिलेटेड हम बात करेंगे। प्लेयर्स टू वॉच आउट भी इसी वीडियो आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन जो सबसे पहला एंड कनाडा के पर्सपेक्टिव से अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ पर जो आप देखना चाहते हैं इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कौन सी एक जगह आपको लग रही है कि वहां पर थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है कनाडा की? परफॉर्मेंस तो उन्हें वैसे भी आप करना पड़ेगा क्योंकि सामने यूएई और स्कॉटलैंड टफ टीम है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा स्पेसिफिक सेक्शन जहां पर आपको लग रहा है कि मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी, वो हालत हमें खस्ता नजर आया है रिसेंटली सीरीज में भी। नहीं, जरूर। देखिए पेस बॉलिंग कनाडा की इंप्रूव हमें अगर दिखे, इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं है पेस बॉलिंग में। डिलॉन हेलिजर है, अम्मार खालिद है, ईश्वर जो सोही है, उदय भागवान है, कलीम सना है, तो अब इनमें से 3 जने कम से कम खेलने वाले हैं, ये तो डन है। लेकिन अब हमें देखना होगा पहले मैच में जब भी कनाडा उतरेगी 28 तारीख को, तो उस पर हमें ये देखना होगा कि पेस बॉलिंग किस तरीके से नई बॉल से शुरुआत करती है। अगर पेस बॉलिंग ने शुरुआत नहीं की, स्पिनर्स पर ही पूरे डिपेंड रहे, तो ऑब्वियसली है कि विकेट्स जो है वहाँ के थोड़े बेटर हमें देखने को मिले। और होपफुली अगर हम ये होप करें कि शायद दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के विकेट हमें यहाँ अच्छे मिले तो शायद कनाडा थोड़ा लेट हो सकता है मैच में आने में। ये प्रोबेबिलिटी इसकी ऐसी ही बनती है। पर पेस बॉलिंग अगर आप इंप्रूवमेंट रही, नई बॉल से अगर शुरुआत मिल पाई पेस बॉलर्स को, तो बहुत ज्यादा असर करेगा कनाडा के लिए, बहुत हेल्पफुल होगा ये एक यूनिट कनाडा को जीत दिलाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पेस बॉलिंग से अगर विकेट्स नहीं मिले शुरू में और नई बॉल का इस्तेमाल ढंग से नहीं हो पाया तो डेफिनेटली कनाडा कम से कम उस स्कोर तक नहीं रोक पाएगा सामने वाली टीम को जिस स्कोर में वो कहीं ना कहीं उसे चेस करते हुए कंफर्टेबल फील करे। बाकी एट द एंड देखना होगा कि पेसर, लेकिन पेसर्स वाला जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पर कनाडा के लिए जरूर नजर आ रहा है। अब बात करें जरा स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड की तरफ से अगर यहाँ पर हम देखें एंड तो स्कॉटलैंड का एक छोटी सी जो चीज है वो अभी रिसेंटली काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा डाउनडोल नजर आई है, वो है उनका टॉप ऑर्डर। टॉप ऑर्डर रिसेंटली इतना स्कोर नहीं कर रहा जितना हमें करता हुआ दिखता था कि वो टॉप ऑर्डर पे नजर आएगी डेल क्रिकेट की आखिर वो किस तरह से यहाँ पर स्कोर करते नजर आते हैं। ब्रेंडन मैकुलन ही एक है जो लगातार अभी रिसेंटली क्वालिफायर में उन्होंने स्कोर्स वगैरह किए, वरना उसके अलावा अगर आप देखेंगे ओपनिंग में से एक जना या फिर वन डाउन के प्लेयर, फिर सेकंड डाउन के प्लेयर, जो टॉप ऑर्डर का मामला है खास करके टॉप 3 का, इनसे ज्यादा रन निकल कर नहीं आ रहे। बिल्कुल, जॉर्ज मनसे भी खाली रह रहे हैं, जरूर है इसमें। और देखना होगा कि हमें यहाँ पर कितने रन मिलते हैं, क्योंकि काफी खेले हैं वो
वो दुबई में, तो एक्सपीरियंस भी जरूर है, प्लेयर भी साथ में है जो एक आध दौरे कर चुके हैं यहाँ पर। लेकिन देखना होगा कि परफॉर्मेंस में कैसी, क्योंकि एक तो ये गैप बहुत रहता है जी हाँ, इसका भी बहुत असर रहता है कि स्कॉटलैंड जो है वो क्रिकेट में बहुत लंबा लंबा गैप रखते हैं। आज खेले हैं तो 3 महीने बाद उतरेंगे, 4 महीने बाद उतरेंगे, लेकिन किसी और की परफॉर्मेंस की वजह से वो जीत जाते हैं, तो ये चीजें बहुत ढक जाती हैं उनकी, जो उनकी वीक जोन है। तो टॉप ऑर्डर्स रहा है लास्ट ईयर में, जो हमने देखा बहुत स्ट्रगल किया है। होप करेंगे कि इस सीरीज में कुछ रन आए, कुछ रन निकले, वरना फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी, या तो मिडिल ऑर्डर का कोई एक बल्लेबाज या फिर वही सेम एज लोअर ऑर्डर से 2-3 प्लेयर रन करते हुए नजर आए। बिल्कुल। अगर आप बड़े पिक्चर पर देखेंगे ना, तो लास्ट 20 इनिंग्स में अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें तो उनके लोअर ऑर्डर ने काफी ज्यादा स्कोर किया और काफी ज्यादा बार टीम को बचाया है इन कंपेयर टू उनके टॉप ऑर्डर में। अगर ब्रेंडन मैकुलनी एक एक्सेप्शन है वहां पर, जहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ बेहतरीन रन्स किए हैं। उसके अलावा टॉप ऑर्डर इतना वर्क कर नहीं रहा, उस पर नजर रहेगी डेल ग्रेड की कि टॉप ऑर्डर किस तरह से वर्क करता है। एंड यूएई के लिए आप बात करते हैं एक पॉइंट की, यूएई के यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमने पिक किए थे। पहले पॉइंट 1 की बात कर लें। जरूर। अगर पॉइंट 1 की बात करें तो सबसे पहले अपने घर का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा उन्हें। कैसी वो पिच चाहते हैं, सबसे पहले तो यही डिसाइड करें। रन्स के लिए जाना चाहते हैं, या नेपाल में हमने जैसे देखा स्पिन के लिए जाना चाहते हैं, या फिर क्या आपका प्लान रहेगा कि लाइट पड़े तो शायद कुछ आप देखें वहां पर कि लाइट पड़ते ही वो पिच और ज्यादा फ्लैट हो जाए। तो हमें ये देखना होगा कि यूएई पहले तो किस तरह की पिच चाहता है कहीं ना कहीं। तो उसके बाद अगर अपने होम ग्राउंड पर उनको बहुत अच्छा इस्तेमाल करना होगा, एक अच्छी प्लेइंग लेवल लेकर उतरना होगा। लास्ट ईयर हमने देखा खुद के ग्राउंड पर ही जो हाल हुआ है उनका, बहुत ही ज्यादा ब्लंडर खेले भी है प्लेयर, परफॉर्मेंसेस भी हुई है, और उसके बाद हम देखें तो ओवरऑल टीम का क्या हाल रहा है कि उन्हें प्लेऑफ में जाना पड़ा, वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं खुद को डिसाइड करना होगा कि हम किस तरह की पिच पे यहाँ पर कंफर्टेबल फील करेंगे। उस तरह की पिच का इस्तेमाल, उस तरह की पिच का इस्तेमाल आपको वहां पर करने की होगी। अपने होम एडवांटेज को आपको 100% यूटिलाइज करने की कोशिश करनी होगी। अगर आप होम में ही अपने पॉइंट्स गवा देंगे तो बाहर जाकर आपको और दिक्कतें यहाँ पर होने वाली है। एक अनकंफर्टेबलनेस जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई रहती है। तो अपने होम सॉइल का इस्तेमाल करें, जिस तरह की पिच में आप कंफर्टेबल हो उस तरह की पिच में जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर हम कम से कम ज्यादा मैचेस जीत सकते हैं, तो उस तरह की पिचेस अपने प्लेयर्स को और अपने जो टीममेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराएं। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक चीज जरूर है, होम ही क्यों ना हो, लेकिन उनका यूएई का जो मिड ऑर्डर है उसका हाल है खस्ता है, बहुत ज्यादा खस्ता है। देखिए आप वृत्ति अरविंद भी कहाँ रन्स कर रहे हैं, वो रन्स करते हैं तो बहुत ही स्लो करते हैं, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को बढ़ाने का भी जरूरत है। वो मिडिल ऑर्डर में तो नहीं आते, वो टॉप ऑर्डर में आते हैं। मिडिल ऑर्डर में आपके आसिफ खान हो गए हैं प्लेयर, उसके बाद बासिर हमीद भी। मतलब आजकल ऐसा हो रहा है कि यूएई के अगर 1-2 विकेट गिरे तो बहुत ही जल्द हमें 5 विकेट लिखे हुए अली नासिर आ जाते हैं वहां पर। खैर अली नासिर तो इस सीरीज में वो है नहीं अगर हम देखें, लेकिन फिर यही वो बात है कि मिडिल ऑर्डर को यहाँ रन्स करने की जरूरत है। मिडिल ऑर्डर्स को भी अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। खाली ये ना हो कि मोहम्मद वसीम स्टार्टिंग में 40-50 रन मार रहे हैं तेज तरार, तो टीम का स्कोर नजर आ रहा है 70-80 रन पे 1 विकेट, लेकिन जैसे ही वो गिरे तो 130 पे 4 विकेट। जी हाँ, और ये हुआ भी है, बहुत रिसेंटली बहुत हुआ है ये कि मोहम्मद वसीम स्टार्ट दिलाए तो फिर कहीं ना कहीं स्कोर एक अच्छा पहुंचा, और मोहम्मद वसीम का स्टार्ट नहीं आया तो फिर मिडिल ऑर्डर पूरा बह जाता है। अब मान के चलिए एग्जाम्पल तो मैं कह रहा हूँ 15 ओवर में 50 रन 70 रन पर 2 विकेट है, और आप 25 ओवर 10 ओवर के बाद फिर से मैच देखने आइए, आपको यूएई के 5 विकेट मिलेंगे। बिल्कुल, ये रिसेंटली बहुत हुआ है। तो ये ऑब्वियसली है, थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पर यहाँ फोकस करना होगा, क्योंकि भाई लॉन्गर फॉर्मेट है, ये ऑर्डर नहीं चलेगा तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मिरेकल ही चाहिए आपको कि आप मैच में आ सके, तभी आप मैच में आ सकते हैं। जैसे मैक्सवेल ने किया था वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, वो तो मिरेकल होता है वो कि हाँ लॉन्गर फॉर्मेट में कि आप अगर टारगेट लगाना चाहते हो तो ऑब्वियसली कुछ ही टारगेट लगा पाएंगे अगर मिडिल ऑर्डर नहीं चला, और अगर चेस कर रहे हो तब भी मिडिल ऑर्डर नहीं चला तो लोअर ऑर्डर में से किसी को आना पड़ेगा और बहुत बड़ी कोई मिरेकल इनिंग खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, और मोहम्मद वसीम पे इतना ज्यादा डिपेंडेबल हो जाना कि वो हर इनिंग में आपके लिए चले, ये कहीं ना कहीं जाती टाइप की होगी। तो मिडिल ऑर्डर को रन्स करना होगा, जो कि कर बिल्कुल नहीं रहा है रिसेंटली, इस पे कहीं ना कहीं नजर रहेगी। और एक और लास्ट पॉइंट यार जो हमें राउंड 1 से नहीं मिला, नेपाल नाइबी और नीदरलैंड्स की सीरीज से हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिला, जिसपे पूरी नजर थी हमारी, ये यहाँ पर हम कम से कम एक्सपेक्ट करेंगे। अब देखिए उम्मीद तो यही है कि कितना ज्यादा कम एरर्स करते हैं यहाँ बल्लेबाज, कितनी ज्यादा कम मिस्टेक्स करते हैं बल्लेबाज या बॉलर, जो भी हो आप जो भी कह लें, कितना ज्यादा लाइन बाहर डाल रहे हैं या क्या डाल रहे हैं, इससे भी काफी ज्यादा अजीब लगा था जब राउंड 1 हुआ था। तीनों ही टीमों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और वहां तो बैट्समैन का भर भर के एरर था, राउंड बहुत ज्यादा था। नेपाल हो, नीदरलैंड हो, नामीबिया हो, बहुत ज्यादा था, मार्जिन बहुत था। लेकिन यहाँ पर हम राउंड 2 में अब देखते हैं कैसा रहता है, कौन कितनी गलतियां कर रहा है, बस यही देखता हूँ।
बिल्कुल, चलिए अब लास्ट सेक्शन की बात करते हैं, वो है प्लेयर्स टू वॉच आउट। अगर हमें 3-3 प्लेयर्स पिक करने हो यानी यूएई, कनाडा और स्कॉटलैंड से, डेफिनेटली हर किसी का अपना-अपना रोल है, लेकिन फिर भी एक प्राइम 3-3 प्लेयर्स टू वॉच आउट अगर तीनों टीमों से पिक करने हैं, तो वो हमारे दिल के कौन से रहेंगे? शुरुआत करते हैं होस्ट यूएई से। जरूर यूएई की बात करें, मोहम्मद वसीम, मृत्या अरविंद और अयान अफजल खान, ये तीनों प्लेयर मस्त होंगे यूएई के लिए। जिनका चलना बहुत, इनका तो चलना इंपॉर्टेंट रहेगा और जीतना भी गारंटी होगा कि तीन में से अगर तीनों चल गए तो गारंटीड है कि यूएई आराम से जीतेगा, इसमें कोई दोहराई की बात। बिल्कुल, वही बात करें स्कॉटलैंड की, तो यहाँ पर बात करेंगे हम ब्रेंडन मैकमुलन, जॉर्ज मर्से और मार्क वार्ड। मार्क वार्ड का इसमें से रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सिर्फ बॉल से नहीं बल्कि बैट से भी। जी हाँ, लोअर ऑर्डर में उन्होंने बहुत शानदार कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट किया है। यहाँ तक कि जो वार्म अप हुआ था यूएई के खिलाफ, उसमें भी उन्होंने 45 रन करीब किए थे। तो मार्क वार्ड का लोअर ऑर्डर से भी कंट्रीब्यूशन बहुत नजर रहेगी कि वो लोअर ऑर्डर से कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और साथ साथ में उनके 10 ओवर तो प्लस पॉइंट है ही। ब्रेंडन मैकमुलन को देखना पड़ेगा, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो एशिया में किस तरह से परफॉर्मेंस देने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ब्रेंडन मैकमुलन को हम तो वाकई में, क्योंकि एशिया में अभी उनका टेस्ट होना बाकी है। बिल्कुल 4 मैचेस खेले थे उन्होंने, बहुत डिसअपॉइंट किया था वहां पर, लेकिन नए थे, कोई बात नहीं, होता है। अब उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर उससे तो बेहतर ही हमें देखने को मिले, उनका परफॉर्मेंस उससे कमजोर ना मिले, वरना बहुत निराश होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे टैलेंट निकल कर आ रहे हैं वो एसोसिएट्स में, तो उससे बेहतर हो जाए, बस यही हमें यहाँ पर हो रही। बिल्कुल, और जॉर्ज मर्से की बात करें तो उनके बल्ले से भी कुछ यहाँ पर रन जरूर डेलीगेट देखना चाहेगा, और उनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो अगर चल गए तो फिर स्कॉटलैंड एक बहुत ही बड़े स्कोर तक पहुंच सकता है। चलिए बात करते हैं कनाडा के एन, तो कनाडा के वो 3 प्लेयर्स कौन से होंगे जिन पे नजर रहने वाले? बिल्कुल, नवनीत धालीवाल, कलीम सना और साद बिन जफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप देखिए, नवनीत धालीवाल बल्लेबाजी से अच्छा कर रहे हैं, उन पर उनका कमाल का नेपाल का टूर गया है, बहुत ज्यादा अच्छा गया था, और उन्हीं पर डिपेंड रहेगा कि वो कितना ज्यादा पार्टनरशिप करते हैं साथी प्लेयरों के साथ, और एक स्कोर टांगते हैं, चेस करते हैं। कलीम सना नई बॉल से कैसा इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, नई बॉल का अगर अच्छी तरह इस्तेमाल कर दिया उन्होंने तो कनाडा को बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनके स्पिनर्स काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहीं तीसरे प्लेयर है साद बिन जफर, बहुत अच्छे स्पिनर है, क्वालिटी कप्तान भी है। बिल्कुल कप्तान है, और क्वालिटी, वो अपनी नजर से बॉलर्स को बता सकते हैं कि आप कहाँ प्लेयर लगाओ, क्या लगाओ, क्योंकि वो खुद बॉलर है, तो अच्छी तरह से बता सकते हैं प्लेसमेंट क्या रहेगा। और बॉलिंग में उन्हें बहुत कुछ करना होगा, उन्हें करना ही होगा अगर कनाडा को बॉलिंग से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो अच्छे स्पिनर है, और यहाँ पर एक टेस्ट होगा और पहला राउंड होने वाला है। पहले राउंड में उनका सामना है स्कॉटलैंड और यूएई के साथ। तो ये कुछ बात हो गई यहाँ पर इस राउंड से रिलेटेड, जो चीजें हम इस राउंड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमने आपके सामने प्रेजेंट की। प्लेयर्स टू वॉच आउट के बारे में बात की, हेड टू हेड आपके सामने रखा, बाकी सारी एनालिसिस, रिकॉर्ड्स वगैरह, स्टैट्स जो भी हम कंटिन्यू करते हैं, शॉट्स के गिफ्ट्स वगैरह से लेकर हो, रिकॉर्ड्स अचीवमेंट से रिलेटेड हो, और बैटिंग एनालिसिस से लेकर हो, बॉलिंग एनालिसिस से लेकर हो, पिच हीट मैप से लेकर, सारी चीजें आपको एनालिसिस में हम प्रेजेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और कम्युनिटी टैब को भी लगातार चेक करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इंतजार रहेगा इस राउंड के शुरू होने का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।